नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में हिंद देश के निवासी इकाई 5 इसके स्वाध्याय को समझेंगे। तो इसके स्वाध्याय को समझने से पहले एक बार हम फिर से कविता का सार समझ लेते हैं। कविता के सार में कुछ इस प्रकार से है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं। उनका रंग, रूप, पहनावा और भाषा भले ही अलग अलग हैं, पर उनकी एकता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग खुशबू वाले फूल जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये जब सारे फूल अलग अलग इतने सुंदर होते हुए भी एक माला में पिरो दिए जाते हैं तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग भारतवासी यानी अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग जब मिलकर एक सूत्र में भारतीय बन जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। कोयल की बोली भी अलग होती है, पपीहे की टेर भी न्यारी होती है यानी मिठास वाली होती है, बुलबुल भी एक अलग प्रकार का ही गीत गाती है, लेकिन इन सब के राग एक ही होते हैं। तो इस प्रकार भारतवासी अलग अलग बोली बोले, अलग अलग भाषाएं बोले या अलग अलग पहनावे रखें, लेकिन वह कहलाता भारतवासी ही है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियां भारत में बहुत सारी बहती हैं। ये अलग अलग राज्यों से निकलती हैं और अलग अलग राज्यों को शस्य श्यामल यानी हरा भरा करती हुई जब समुद्र में मिलती हैं तो वे सारे मिलकर समुद्र में एक ही हो जाती है। इस प्रकार भारतवासी भी चाहे किसी भी राज्य में रहते हों, लेकिन मिलकर भारत को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अनेक धर्म भी हैं जिनका सार अलग एक ही है कि मनुष्य का विकास करना। इसी प्रकार भारतवासी भी जब मिल जाते हैं तो वह भी अपने देश के लिए यही सोचते हैं कि किसी भी तरह हमें अपने देश को उन्नत करना है यानी हमारे देश का विकास करना है। तो यहाँ पर इस कविता के अर्थ के साथ अब हम स्वाध्याय के प्रश्न समझेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हिंदवासी अलग अलग रूप रंग के हैं, उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, वे अलग अलग धर्मों के हैं, उनके पहनावे भी अलग अलग हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो ये है हिंदवासियों की विविधताएं। अब अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है कि माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। एक रूप यानी गूथा जाना यानी पिरोया जाना। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि माला में गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, बेला इस तरह के अनेक फूल गूथे हुए हैं। प्रश्न 3 हमें पूछ रहा है कि कौन सी नदियाँ सागर में मिलती हैं। तो कविता के अनुसार कवित्री कह रही हैं कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र ये सारी नदियाँ अलग अलग जगह से निकलती हैं, लेकिन आगे जाके एक ही सागर में मिल जाती हैं। प्रश्न 4 हमें पूछ रहा है कि नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। तो जिस तरह मैंने कविता में आपको समझाया कि ये नदियाँ अलग अलग राज्यों से होकर निकलती हैं, लेकिन फिर भी जाके समुद्र में एक सी ही हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी इसके उत्तर में हम कुछ इस प्रकार से ही लिखेंगे कि हमारा भारत देश नदियों का देश है। यहाँ नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, यहाँ उन्हें माता की या देवी की संज्ञा दी जाती है। तो सभी नदियों का उद्गम स्थल अलग अलग है। उद्गम स्थल यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो वह अलग अलग है। वो अलग अलग राज्यों से निकलती हैं, लेकिन अंत में वे सब जाकर एक सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। और ये सारी नदियाँ जब सागर में मिलकर एक हो जाती हैं तो ये सब नदियाँ मिलकर हमें ये संदेश देती हैं कि जिस तरह हम अलग अलग होकर भी आखिर में सागर में मिलकर एक हो गई हैं, उसी प्रकार हम सब भारतवासी भी अलग अलग भले ही रहें, पर हम सब आखिर में कहलाते तो भारतवासी ही हैं। इसलिए हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर काव्य पंक्ति दी गई है जिसका हमें अर्थ लिखना है।
कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो इन काव्य पंक्तियों का हमें अर्थ लिखना है। तो जिस प्रकार हमने कविता में समझाया था उसी प्रकार से यहाँ हम लिखेंगे कि भारत देश के लोग चाहे किसी भी रंग रूप के हों, चाहे उनका पहनावा या उनकी भाषा या उनकी बोलियाँ भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी लोग एक ही मातृभूमि पर मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत के निवासी सभी जन एक हैं। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इन काव्य पंक्तियों का अर्थ है कि भारत देश के लोग चाहे किसी भी रंग रूप के हों, चाहे पहनावा और भाषा भले ही अलग अलग हों, पर सभी लोग एक ही मातृभूमि पर मिलजुल कर रहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न दिया गया है कि यहाँ औरत और लड़की इन दोनों की जगह पर औरत की जगह हमें आदमी लिखना है और लड़की की जगह हमें लड़का लिखना है। और इस तरह इस परिच्छेद को यानी इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है। तो पहले औरत और लड़की के साथ का जो पैराग्राफ है उसे हम पढ़ेंगे। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? तो लड़की ने भोलेपन से बोली कि मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। तो यहाँ पर अब हमें इस पैराग्राफ में यानी इस परिच्छेद में क्या बदलना है? औरत की जगह आदमी लिखना है और लड़की शब्द की जगह लड़का शब्द लिखना है। लेकिन ये सब लिखने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ औरत का आदमी हुआ, लड़की का लड़का हुआ, तो ये लिंग परिवर्तन हुआ। तो लिंग परिवर्तन जब होता है तो क्रिया में भी परिवर्तन होता है। इसलिए इसमें हमें क्रिया परिवर्तन का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो देखिए, पहला है एक मोटी औरत जा रही थी। तो यहाँ अब हम इसे बदलेंगे, एक मोटा आदमी जा रहा था। यहाँ क्रिया का परिवर्तन हुआ, जा रही थी का क्या बना? जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, तो पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। यहाँ भी क्रिया का परिवर्तन हुआ, चल रही थी का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी, तो यहाँ लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, तो यहाँ भी आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? तो यहाँ आदमी क्या बोला? ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? तो लड़की भोलेपन से बोली, तो यहाँ पर लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। तो यहाँ इसका होगा, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। तो इस तरह हमने इस पैराग्राफ को, ये परिच्छेद को दोबारा से लिखा है। मैं एक बार आंसर के साथ यानी उत्तर के साथ इसे फिर से पढ़ रही हूँ, आप फिर से समझ लीजिए। एक मोटा आदमी जा रहा था, क्रिया परिवर्तन लिंग के अनुसार किया गया है। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था, लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? तो लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। तो इस प्रकार मित्रों, हमने ये लिंग परिवर्तन के साथ साथ क्रिया का भी ध्यान रखते हुए पूरा परिच्छेद बदल दिया है। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्ठक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर वर्तुल कीजिए और समानार्थी जो शब्द हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पहला है पंथ, राह, पैर और रास्ता। तो यहाँ इसके अर्थ वर्तुल में हम करेंगे कि पैर, पैर यानी पाँव, और बाकी तीन समानार्थी शब्द हैं यानी पंथ, राह और रास्ता। तो पंथ के लिए यह पंथ सरल नहीं है। दूसरा शब्द है राह, मुझे नई राह मिल गई है। तीसरा शब्द है रास्ता, यह सीधा रास्ता है। इस प्रकार दूसरे में
कुसुम, पुष्प, फूल और कांटा। तो यहाँ अलग शब्द है कांटा, तो यहाँ लिखेंगे कुसुम। तो कुसुम का यह गुलाब का कुसुम है। दूसरा शब्द है पुष्प, तो चमेली के पुष्प सफ़ेद होते हैं। तीसरा है फूल, तो बाग में फूल खिले हैं। इसी प्रकार अगला है तीसरा आम, अनूठा, निराला और अनोखा। तो यहाँ पर आम शब्द ये अलग है। इसी प्रकार चौथा है जन, मनुष्य, मानव और स्त्री। तो यहाँ पर स्त्री शब्द अलग है, इसलिए इन्हें देखेंगे। अब इन्हीं के अनुसार हमें वाक्य का प्रयोग करना है कि अनोखा, तो अनोखा जंगल में अनोखा पेड़ दिखा। निराला, प्रकृति का रंग निराला है। अनूठा, आपने तो अनूठा विषय पढ़ा। इसी प्रकार तीसरे में जन, मानव, मनुष्य और स्त्री। तो स्त्री अलग है, इसलिए स्त्री का प्रयोग नहीं करना है। तो जनमानस तिरंगे को सलाम करते हैं। मानव समूह भाषण सुनने जमा हो गया। और तीसरा मनुष्य, तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस प्रकार मित्रों हमने अलग समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों की रचना की। अब यहाँ अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति को सूचित करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें छांटकर अलग लिखिए। तो पहला शब्द है मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो यहाँ मुझे शब्द सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। दूसरा हम मैच जीत गए। तो यहाँ हम शब्द सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। तीसरा तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तो यहाँ तुम शब्द एक सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। चौथा है तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तो यहाँ तुम्हारी शब्द सर्वनाम को स्पष्ट कर रहा है। पांचवा वाक्य है वह कैप्टन है। तो यहाँ वह शब्द सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। छठा है उसने एक लंबा छक्का लगाया। तो यहाँ उसने शब्द एक सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और खुद के लिए कौन से सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको स्पष्ट करना है। तो हम अपने लिए, खुद के लिए कौन से सर्वनाम शब्द लेते हैं काम में, देखिए। पहला है अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। तो स्वयं शब्द जो है यह खुद के लिए उसने प्रयुक्त किया है राजीव ने। तो इसलिए स्वयं शब्द यहाँ पर खुद के लिए यानी सर्वनाम शब्द के रूप में काम में आया है। दूसरा है मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो मैं तो सर्वनाम शब्द है ही, पर अपने आप शब्द है वह खुद के लिए है, इसलिए अपने आप शब्द सर्वनाम शब्द कहा गया है। तीसरा है वे खुद चले गए। तो यहाँ खुद शब्द ये वे शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ खुद शब्द सर्वनाम है। चौथा है वह आप ही चला गया। तो यहाँ आप ही शब्द सर्वनाम शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो मित्रों आज हमने हिंद देश के निवासी इस कविता के स्वाध्याय को समझा और पढ़ा। धन्यवाद।